वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है नाज़मीन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक सीटेट एग्जाम में सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, जिसका नाम है लर्निंग। लर्निंग सीटेट एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लर्निंग और देखते हैं लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे और देखते हैं आज हम इस पूरे वीडियो लेक्चर में कितना कवर अप कर पाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब भी लर्निंग की बात आती है ना, लर्निंग लर्निंग मतलब अधिगम। जब हम कुछ सीखते हैं, ठीक है, जब बच्चा कुछ चीज सीखता है तो क्या होता है कि एक बार इमेजिन कीजिए कि आपने जब छोटे थे तो चीजों को किस किस तरीके से सीखा था, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बच्चा आसपास के एनवायरनमेंट में लोगों को देख करके सीखता है, ठीक है, लोगों को देखकर सीखता है। सीखना मतलब क्या होता है? सीखना मतलब कि जो चीज अभी उस बच्चे के व्यवहार में नहीं है, उसने कहीं और देखा और उसको ऑब्जर्व किया और फिर वो के वही चीज वो कहाँ लेके आ गया, अपने व्यवहार में लेकर के आया, ठीक है, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा ये देख रहा है कि उसके पेरेंट्स जो है वो आपस में बहुत अच्छे से बात करते हैं, ठीक है, उसने देखा कि पेरेंट्स आपस में बहुत अच्छे से बात करते हैं, धीमे धीमे बात करते हैं, ठीक है। तो बच्चे ने ये देखा, तो अब उस बच्चे के अंदर पहले शायद वो उसने सीखा नहीं, या तो वो बात करना ही नहीं जानता हो या उसने सीखा ही ना हो, ठीक है। तो जब वो पेरेंट्स को देखेगा आप आपस में बहुत अच्छे से बात करते हो, तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली अपने दोस्तों के साथ में या कहीं और पे या पेरेंट्स के साथ में बहुत अच्छे से बात करेगा, ठीक है। तो उसके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन आएगा। तो बेसिकली लर्निंग इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग इन बिहेवियर, ठीक है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हर एक टॉपिक को कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इस पूरी वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लिया तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो अधिगम से आएंगे वो इस वीडियो लेक्चर में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए साथ में, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लर्निंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आज का जो टॉपिक है वो, इसमें आप लोगों को याद रखना है अधिगम और इसकी विशेषताएं, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग क्या है, ठीक है, लर्निंग होती क्या है, किस तरह से होती है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट अगर यहाँ पे दिखा है अधिगम, ठीक है, लर्निंग मतलब अधिगम, सीखना एक मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से हम जो भी सीखते हैं मन से सीखते हैं, समझ से सीखते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण लीजिएगा कि एक सिचुएशन है जहां पे बच्चा देख रहा है अपने मम्मी पापा को आपस में बात करते हुए, ठीक है। पापा गुस्से में बात करे मम्मी से, मम्मी भी गुस्से में बात करिए पापा से, ठीक है। तो बच्चे ने ये देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम बच्चा क्या करेगा, उसका जो उस टाइम पे जब वो ये चीज ऑब्जर्व कर रहा था तो वो सारा काम कहाँ से कर रहा था, अपने माइंड से कर रहा था, अपने ब्रेन से कर रहा था, मस्तिष्क से कर रहा था, ठीक है। तो उसने वो सारी चीजें मस्तिष्क में अडॉप्ट की और अडॉप्ट करने के बाद में क्या लेके आया, वो अपने व्यवहार में भी ऐसे लाया। उसने भी क्या किया, अपने साथ वाले के साथ में, भाई के साथ में या दोस्त के साथ में गुस्से में बात करना शुरू कर दिया, अगर वो छोटी सी कुछ बात गड़बड़ हुई तो, ठीक है। बात समझ आई? तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस होने का मतलब मेंटल प्रोसेस है, टोटली मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। तो आप जो कुछ भी सीखेंगे या बच्चा जो कुछ भी सीखेगा वो कहाँ सीखेगा, मन से, मनोवैज्ञानिक रूप से सीखेगा, साइकोलॉजिकल वे में सीखेगा। मन जहाँ पे ब्रेन की जरूरत होगी, मस्तिष्क की जरूरत होगी, उससे सीखेगा। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस नंबर 2 पे क्या है, मनोवैज्ञानिक ने इसे एक मेंटल प्रोसेस माना है। अगेन वही बात, ठीक है, मेंटल प्रोसेस जो पूरी की पूरी आपके दिमाग से चलती है, पूरी की पूरी मस्तिष्क से कोऑपरेट होती हो, क्लियर। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंटल एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल, साइकोलॉजी में भी काम सारा ब्रेन से ही होता है, लेकिन साइकोलॉजी में सब आपका व्यवहार, आपके इमोशंस, ठीक है, बाकी की और सारी चीजें, आपका एटीट्यूड, सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है, जो कि ब्रेन से संचालित होती है। तो साइकोलॉजी जो है वो एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। मेंटल प्रोसेस सिर्फ दिमाग से, मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, मेंटल प्रक्रिया भी है, ठीक है, मतलब जिससे दिमाग से होती, लाइक जैसे बच्चे को आप सिखा रहे हो ABCD, ठीक है, तो बच्चा दिमाग से सीख रहा है ABCD, तो वो एक तरह से क्या हो गया, मेंटल प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम लोग
इसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। बच्चा कहाँ बढ़ता है? मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। बात समझ आई? मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है कि पहली बात तो मेच्योरिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? मेच्योरिटी वर्ड का मतलब होता है कि कोई, जैसे ये है ना, एक हाईएस्ट पोजीशन है हाइट की। ले सपोज कि किसी पर्सन की, ह्यूमन बीइंग की हाईएस्ट हाइट का ये लेवल है, लाइक माना कि वो कितना बढ़ता है? 6 फीट बढ़ता है। कितना बढ़ता है वो? 6 फीट बढ़ता है। क्लियर? ये देखिए कितना बढ़ रहा हूँ? 6 फीट बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 6 फीट बढ़ता है। तो 6 फीट हाईएस्ट पोजीशन हो गई। ठीक है, तो अभी छोटा बच्चा है, उसकी हाइट अभी कितनी है? 2 फीट। फिर आगे बढ़ा 3 फीट हुई। ठीक है, फिर आगे बढ़ा 4 फीट हुई। ठीक है, और अनटिल एंड अनलेस कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक कि कहाँ तक नहीं पहुंच जाता? 6 फीट तक। तो ये जो 6 फीट हुआ ना थ्रेशोल्ड, जहां पे जाने के बाद बच्चे की क्या नहीं बढ़ेगी? हाइट और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, तो वो उसका मेच्योर लेवल हो गया। मतलब यहाँ तक हाईएस्ट पोजीशन थी जहां तक वो बढ़ सकता था, वो वहां पे बढ़ चुका होता है 6 फीट तक। बात समझ आई? तो परिपक्वता का मतलब ये होता है कि जितना भी सीखा जा सकता है, हाईएस्ट जिसकी लर्निंग हो सकती है, उस दिशा में बढ़ना। ठीक है, तो बच्चा परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि बच्चा क्या कर रहा है? अपने व्यवहार को, मतलब अपनी लर्निंग को, अपने व्यवहार को कहाँ पे ले जा रहा है? हाईएस्ट लेवल तक ले जा रहा है, परिपक्वता की ओर ले जा रहा है। मतलब ज्यादा से ज्यादा सीखना है, जैसे उसको यहाँ तक सीखना है, तो धीरे धीरे कहाँ बढ़ता है? मेच्योरिटी के लेवल तक बढ़ता है, यहाँ तक बढ़ने की कोशिश करता है। तो जब भी वो लर्न करता है, व्यवहार करना सीखता है, बात करना सीखता है, जैसे भी सीखता है, तो कहाँ तक पहुंचेगा? मेच्योरिटी के लेवल तक पहुंचेगा, यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करेगा, परिपक्वता की ओर बढ़ता है लर्निंग से। ठीक है, बात समझ आई? छोटा बच्चा होता है, पहले बोलना भी नहीं आता है, फिर बोलना सीखता है, फिर समाज में उठना बैठना सीखता है। ठीक है, और फिर इंटेलेक्चुअल लेवल पे धीरे धीरे ग्रो करता है, बड़ा बनता है, साइंटिस्ट बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो फिर वो मेच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल को टच करता है। आई होप आपको परिपक्वता समझ आ गया होगा। तो नंबर 1 कौन सी प्रोसेस होगी? इसकी समरी दे रही हूँ आपको कि जो लर्निंग है वो क्या होगी। सबसे पहले साइकोलॉजिकल प्रोसेस, नंबर 2 मेंटल प्रोसेस, नंबर 3 इसमें बच्चा जो है किसकी तरफ बढ़ता है? परिपक्वता की तरफ बढ़ता है, मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। डन? आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आगे बात करेंगे हम। पर्सन या व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में या सिचुएशन से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आता है। मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति है या जो बच्चा है, वो क्या करता है? हर एक सिचुएशन में सीखता है। ठीक है, आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखें कि हम लोग कब कब, कहाँ कहाँ, कैसी कैसी सिचुएशन में लाइफ में रहे हैं, और उन हर एक सिचुएशन ने हमको क्या सीख दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बहुत सारे एग्जाम दिए, उन एग्जाम्स में बाय चांस अगर आप उनको क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, तो उस परिस्थिति से आपने कुछ ना कुछ सीखा। ठीक है, वो फेलियर में काउंट नहीं होंगे, आपने वहां से कुछ सीखा कि आप सर्टेन तरीके से पढ़ते थे, उस पढ़ने के बाद में उससे वो रिजल्ट नहीं आया जो आप चाहते थे। ठीक है, मतलब कि आपने ये सीख लिया कि अब थोड़ा सा इस तरीके से नहीं पढ़ना है, थोड़ा अपने आप को, पढ़ाई को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, रिवीजन अच्छे से करना पड़ेगा। तो आपने उस फेलियर से सीखा कि मुझे ये इन सब चीजों पे काम करना है ताकि अगला एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। पहली बात यही है कि इंसान हर एक स्थिति में सीखता है। ठीक है, चाहे वो किसी भी सिचुएशन, चाहे आपके साथ में बहुत अच्छे से अच्छा हुआ हो या बुरे से बुरा हुआ हो, हर एक परिस्थिति इंसान को, व्यक्ति को सिखाती है, और सिखाने के बाद में एक चेंज आता है। क्या चेंज आता है? उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। लाइक आपने फेलियर्स देखे किसी किसी एग्जाम में, ठीक है, अब वहां पे जो जो आपने गलतियां की वो नेक्स्ट एग्जाम में आप नहीं कर रहे हो, तो वो नेक्स्ट एग्जाम में जब आप गलतियां नहीं कर रहे हो, तो आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर में चेंज आया ना। पहले कुछ गलतियां कर रहे थे, वो अब नहीं कर रहे हो, तो आप बदल गए ना, आपका व्यवहार में परिवर्तन आ गया। तो एक तरह से बिहेवियर चेंजिंग प्रोसेस होती है लर्निंग, कि आपके व्यवहार को पूरी तरह से क्या करके दे देगी? परिवर्तित करके रख देगी। किसी भी इंसान के जीवन में लर्निंग क्या करती है? उसके व्यवहार को परिवर्तित करती है, मॉडिफाई करती है। मॉडिफाई करती है मतलब बढ़ा देती है, कुछ अच्छा ऐड कर देती है। ठीक है, इसलिए लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है, अधिगम जीवन में लाइफ टाइम चलता रहता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ आए। अगली बात करेंगे हम लोग, लर्निंग इज relatively परमानेंट चेंज इन बिहेवियर।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है। जितने भी लाइंस मैंने आपको बताई है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ करके आते हैं, ठीक है। तो आपको हर एक लाइन को अच्छे से समझना है, और समझने के बाद में इसको नोट करके भी रखना है, ताकि आपको चीजें अच्छे समझ में आए। अगर आपने डेली लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर लिया, देन डेफिनेटली ये लेक्चर्स आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी, ठीक है। अब आगे की बात करेंगे कि जो लर्निंग होती है वो बिहेवियर में परमानेंट चेंज आती है, वही वाली बात नीचे बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं परमानेंट चेंज लेके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक अगर आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल आपने टाइपिंग करना सीखा, ठीक है, कंप्यूटर पर टाइपिंग करना सीखा। पहले आपको कंप्यूटर टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती थी, आप बिल्कुल ऐसे देख देख के ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, ऐसे देख देख करके टाइप कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आपने थोड़ा सा सीखा, थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा कि टीचर को अप्रोच किया या कोच को अप्रोच किया, और उन्होंने आपको सिखाया कि इस तरह से करते हैं, सर्टेन स्किल्स होती है जिससे टाइपिंग की स्पीड अच्छी हो जाती है। तो आपने वो सब सीखा, टाइम दिया। अब सीखने के बाद में पहले आप किस तरह से व्यवहार कर रहे थे कीबोर्ड के साथ में, ऐसे ए बी सी डी, और अब जब आपने सीख लिया तो अब आपका व्यवहार कैसे होगा, बिल्कुल कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका रहेगा पूरा ध्यान, और आपके फिंगर्स ऑटोमेटिकली सारी चीजें टाइप कर देंगे, ठीक है ना। तो आप में, अच्छा ये बताइए, ये जो चेंज आया है ये रिलेटिवली परमानेंट है? रिलेटिवली परमानेंट का होने का मतलब ये है कि सापेक्षतः परमानेंट होगा, ऑलमोस्ट परमानेंट होगा, अनटिल एंड अनलेस कि कोई सिचुएशन ऐसी ना हो कि लाइक आपने कंप्यूटर ही छोड़ दिया तो आप भूल जाओगे। अदरवाइज अगर आप डेली बेसिस पे कंप्यूटर से टच में हो, तो वो वाला जो चेंज आया, जहाँ पे पहले आपको कुछ नहीं आता था, अब आप बहुत कुछ सीखे हो, आप एक्सपर्ट हुए हो, तो आप अपनी एक्सपर्टीज को भूलते नहीं है। तो वो आपके व्यवहार में वो चीज अब आपकी फिंगर्स में और आपके बिहेवियर में परमानेंटली आ चुकी है, ठीक है। बात समझ आई? तो ये होता है कि लर्निंग से बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है। ये तो मैंने एक स्किल की बात की है, व्यवहार में भी बहुत सारे चेंज आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप लोग आपका कोई सर्टेन दोस्त है जिसके साथ में आप बात करते हैं, ठीक है, आपने नोटिस किया कि जब आप उससे अच्छे से बात करते हो तो बहुत प्यार से बात करता है, लेकिन फिर बाद में जाकर के आपकी बात को लोगों के सामने या पीछे से आपके बारे में अच्छी बात नहीं करता है, ठीक है। तो ये चीज आपने देखी, एक बार नोटिस किया, दो बार नोटिस किया, है ना। फिर इस तरह से आपने क्या चीज सीखी, पहले आपका व्यवहार उनके साथ में कैसा था, अच्छे से बात करना, अपनी सारी बात बता देना, ठीक है। अब जब आपको इस तरह की बातें पता चली तो आपने एक चीज सीखी, क्या सीखी, कि अब मुझे इसको ज्यादा बात नहीं बतानी, ठीक है। तो आपने उससे थोड़ा सा दूरी मेंटेन करना शुरू कर दिया। तो ये जो आप दूरी मेंटेन कर रहे हैं ना, ये आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, ठीक है। अभी ये व्यवहार में परिवर्तन रिलेटिवली परमानेंट है, मतलब ये हमेशा रहेगा ऑलमोस्ट, जब तक कि आपका दोस्त अपनी आदतों में सुधार नहीं करेगा। अगर वो सुधार करता है, बहुत मुश्किल होता है, अगर लेकिन कर लेता है तो फिर देखेंगे कि कभी आप उसके साथ में वैसे फ्रैंक पहले जैसे बात करते थे, लेकिन फिर भी फर्क आ जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी कि बिहेवियर में परमानेंटली चेंज आता है, किसकी वजह से, लर्निंग की वजह से। जब हम व्यवहार से, जब हम वातावरण से, एनवायरनमेंट से सीखते हैं, सीखने के बाद वो हमारे बिहेवियर को ऑलमोस्ट पूरी तरह से चेंज कर देते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई। अब आज जब आगे की और बात करेंगे, तो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, थोड़ी सी कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, तो उन डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेशंस आपको अलग अलग, एक गिलफोर्ड की है, ठीक है, गिलफोर्ड के बाद में एक गेट्स ने दी है, ठीक है, और एक स्किनर के अकॉर्डिंग है। थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखना है, क्लियर। सबसे पहली बात तो है गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या, व्यवहार के कारण, व्यवहार मतलब क्या होता है आपका, बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हुआ, अभी जो मैंने आपको आपके एक दोस्त वाला एग्जाम्पल दिया था, कि आप गए, अपने कोई दोस्त है आपका, क्लोज वन दोस्त है, ठीक है, आप उससे अपनी सारी बात शेयर करते हैं, लेकिन आपने धीरे धीरे महसूस किया कि वो आपके सामने बहुत अच्छे से बात करता है, ठीक है, लेकिन आपकी बात जाकर के दूसरे लोगों को बता देता है, जितनी भी बातें आप शेयर करते हो दूसरे लोगों से शेयर कर देता है, ठीक है। तो पहले आप उसकी तरह उसके साथ में कुछ एक व्यवहार कर रहे थे, अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, अपनी बात बता रहे थे, ठीक है। लेकिन उस व्यवहार के बाद में आपने देखा कि उसका जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट से आपने ये सीखा कि ये जो मैं व्यवहार कर रहा हूँ,
ये सही नहीं है, अब मुझे इसको इतना नहीं बताना चाहिए, तो आपने उससे दूरी मेंटेन की। तो पहले एक व्यवहार की वजह से आपके व्यवहार में वापस परिवर्तन आया, तो आपने दूर रहना शुरू कर दिया। पहले आप बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, तो आपका वो एक व्यवहार था, तो उस व्यवहार की वजह से फिर आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, क्योंकि आपने सर्टेन चीजें सीखी कि ये इस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे इस तरह से नहीं चाहिए। तो आपने क्या किया, दूरी बनाना शुरू किया। जो आप दूरी बना रहे हैं तो आपके व्यवहार में फिर परिवर्तन आया। तो यही बात गिलफोर्ड ने की कि व्यवहार में व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आना लर्निंग है। ठीक है, आई होप आपको गिलफोर्ड भाई साहब की बात समझ आई होगी। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे कि गेट्स ने क्या कहा, अनुभवों तथा प्रशिक्षणों। अनुभव को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपीरियंसेस, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंसेस और ट्रेनिंग। एक्सपीरियंसेस एंड ट्रेनिंग, ठीक है, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा अपने व्यवहार का संशोधन तथा परिमार्जन। संशोधन मतलब क्या होता है, इंप्रूवमेंट, क्या होता है, इंप्रूवमेंट। और परिमार्जन मतलब क्या होता है, मॉडिफिकेशन। वापस से एक बार बात करेंगे, परिमार्जन और संशोधन। संशोधन मतलब क्या होता है, इंप्रूवमेंट आना, परिमार्जन मतलब मॉडिफाई हो जाना। ठीक है, किसने बताया, किसने बताया, गेट्स के अकॉर्डिंग, गेट्स ने बताया कि जो लर्निंग है वो क्या है, एक तरह से आपके आपने जो एक्सपीरियंस ले रखे हैं, ठीक है, आपने जो ट्रेनिंग्स ले रखी है, तो उन एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की वजह से आपके व्यवहार में मॉडिफिकेशन आएगा, ठीक है, इंप्रूवमेंट आएगा डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मैंने आपको टाइपिंग का एग्जांपल दिया था, उसी को अगर ले तो आपने स्टार्टिंग में क्या किया था, आप टाइपिंग करने बैठे थे ABCD, ठीक है। अब जब आप टाइपिंग करने बैठे थे तो टाइपिंग करने के बाद में क्या हुआ था, बताइए। पहले आपको बिल्कुल नहीं आ रहा था, आप ऐसे ऐसे देख करके कर रहे थे, ये क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। फिर आपने किसी कोच की हेल्प ली, है ना, प्रशिक्षण लिया, आपने ट्रेनिंग ली किसी कोच के अंडर में, ठीक है। और फिर आपने उनके अंडर में ट्रेनिंग लेने के बाद में आपने खुद चीजें प्रैक्टिस करी, एक्सपीरियंस लिया, ठीक है। तो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के बाद में फिर क्या रिजल्ट आया था कि आप टाइपिंग में बहुत अच्छे हो गए थे, एकदम ऐसे वाली स्पीड में, ठीक है, 100 पर वर्ड, 100 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इस तरह से अगर आपकी स्पीड होगी, ठीक है, तो क्या हुआ, आपके अंदर मॉडिफिकेशन आ गया, किसमें, आपकी स्किल में, ठीक है। और आपके नॉलेज में, आपके बिहेवियर में भी क्या हो गया, चेंज आ गया, ठीक है। तो यही बात हमको किसने बताया, गेट्स ने, कि हम एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की वजह से जो क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं, ठीक है, संशोधन करते हैं, और जो क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। संशोधन किया, मॉडिफाई हो गया, पहले स्पीड कितनी थी, 10 वर्ड पर मिनट, अब कितने हो गए, 100 वर्ड पर मिनट, तो मॉडिफिकेशन आ गया, बहुत बड़ा चेंज आ गया, ठीक है। आई बात समझ में, डन। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात है, स्किनर के अनुसार प्रगतिशील व्यवहार एवं व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। मतलब अगर आप डे बाय डे अपने बिहेवियर में चेंज कर रहे हो, बेटर और बेटर और बेटर और बेटर होते जा रहे हो, सीखते हुए आसपास के लोगों, फॉर एग्जांपल आप किसी नए शहर में जाते हो, वहाँ के एटिकेट्स अभी आपको पता नहीं है, ठीक है, आप प्लीज इसको ऑफेंड नहीं कीजिएगा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। कि आप एक शहर में गए या फिर आप एक कंपनी ज्वाइन की, अभी आपको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता है, लेकिन आप वहाँ पे गए, धीरे धीरे आपने रूल्स एंड रेगुलेशन सीखना शुरू किए। पहले दिन आपने गलतियाँ की, फिर दूसरे दिन की, फिर तीसरे दिन की, तो उन गलतियों से आपने सीखा कि यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ का एटमोसफियर क्या है, यहाँ पे किस तरह से लोग आपस में बात करते, आते कैसे, जाते कैसे, ठीक है। तो वो सारी चीजें जब आपने सीखी, है ना, तो फिर क्या हुआ, आपके बिहेवियर में क्या हुआ, चेंज आ रहा है, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से क्या हो रहा है, चेंज आता जा रहा है, ठीक है ना। तो यही बात उन्होंने क्या भाई, कि प्रगतिशील व्यवहार हो रहा है। पहले आपका व्यवहार उतना अच्छा नहीं था, फिर आप कंपनी में नए नए थे तो आपको उतना अच्छे से बिहेव करना नहीं आता था, फिर आपने सीखा, फिर आपने सीखा, फिर आपने सीखा, और एक टाइम ऐसा आया कि आपने उस कंपनी की बागडोर बहुत अच्छे से संभाल ली, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीजें आपको समझना है, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे की स्लाइड की तरफ। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या होंगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग मतलब अधिगम की विशेषताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात याद रखेगा कि अधिगम का अर्थ सीखने की प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, ठीक है। मतलब जो लर्निंग है वो क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब सीखना लगातार चलता रहता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल कि
आप लोग अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी करने के बाद में आप टीचर बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे पढ़ के जो सीखा, ठीक है, क्या वो इनफ हो जाएगा? क्या स्कूल में जब आप टीचर बन जाएंगे तब आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। आप बोलेंगे नहीं मैम हमेशा सीखना पड़ता है, हमेशा सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। तो एग्जैक्टली वही पॉइंट है कि जो सीखना है, जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो कभी भी रुकती नहीं है। तो सीखने की प्रक्रिया कभी भी रुकती नहीं है, वो लगातार चलती ही रहती है। जब से आप जन्म ले रहे तब से आप सीख रहे हैं, हर दिन सीखना होता है, हर दिन अपने अंदर चेंजेस लाने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सीखने की प्रक्रिया कभी भी खत्म नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे एक बिल गेट्स का एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो बता रहे थे कि वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, आज भी वो बहुत ज्यादा किताबें पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा सीखते हैं, नया नया सीखते हैं, ठीक है ना। आप सोचिए जैसे बिल गेट्स जैसे इंसान भी सीख रहे हैं, लाइक जितने है ना, वो एक टाइम में पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन थे, और आज के डेट में भी वो अच्छी खासी पोजीशन पे, लेकिन आज भी सीखते हैं स्टिल। तो कुल मिला के ये बात है कि लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हमको भी आगे बढ़ना है अपने जीवन में तो लर्निंग इज एसेंशियल पार्ट। बिना लर्निंग के हम ग्रो नहीं कर सकते, इसलिए लर्न एज मच एज वी कैन, ठीक है। तो चलिए मिल करके सीखते हैं अगला पॉइंट। चलिए अगला है, सामान्यतः व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। वही वाली बात हो गई जो मैंने वहां पे आपको सिखाया था कि बिहेवियर में चेंज जो होता है आपका, चेंज इन बिहेवियर को क्या कहते हैं? चेंज इन बिहेवियर को बोलते हैं आपका लर्निंग। आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। अब छोटा बच्चा है, अगर आपने पहले उसको, जैसे बच्चा पहले बहुत आता था स्कूल में, छोटा बच्चा है वो स्कूल में आता था और आके सीधा रोना शुरू कर देता, तो रोज रोता था, तो वहां के अगर टीचर ने उनको प्यार से सिखाया कि बेटा क्लास में आते तो रोते नहीं है, ऐसे बैठते हैं, चुपचाप बैठते हैं, सीखते हैं, ठीक है, उसको प्यार से सिखाना शुरू किया धीरे धीरे धीरे, तो अब पहला बच्चा क्लास में आता ही और रोना शुरू कर देता है, लेकिन थोड़े समय के बाद में टीचर के एफर्ट से वो इतना सीख जाएगा कि क्लास में आने के बाद रोना नहीं होता है, अच्छे से चुपचाप बैठ करके सीखना होता है, पढ़ना होता है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना होता है, ठीक है। बात समझ आई? तो पहले बच्चे का व्यवहार कैसा था? रोना कहाँ पे? क्लास में आने के बाद, लेकिन टीचर ने उसको सिखाया कि रोते नहीं है, थोड़ा प्यार से और इस तरह समझाया, और बच्चा बहुत अच्छे से आराम से बैठ करके सीखता है, पढ़ता है, ठीक है। तो अब जब उसकी ये पर्सनैलिटी चेंज हो, मतलब बच्चे में ये परिवर्तन आया है, व्यवहार में पहले रोता था, अब नहीं रोता है, आराम से सीखता है, ठीक है। तो ये लर्निंग है कि लर्निंग क्या कर देती है, आपके व्यवहार में पूरी तरह से परिवर्तन ला देती है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम। किसी विषय को रटकर याद कर लेने को अधिगम या सीखना नहीं कहते हैं, बच्चे स्वभाव से ही सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं, ठीक है। क्या होता है? किसी विषय को रटकर, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी वो टाइम याद रखिए जब आप स्कूल्स में पढ़ते थे, ठीक है, तो स्कूल में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते थे या बहुत सारे आंसर्स ऐसे होते थे जो हमें समझ नहीं आते थे, बट स्टिल हम उनको एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख करके आ जाते थे। क्यों? क्योंकि रट्टा मार पढ़ाई कर रखी होती थी, है ना। कुछ समझ आ नहीं रहा हो नहीं रहा हो। मेरे एक दोस्त तो इतनी तेज थी रटने में कि पूरा का पूरा मैथ का क्वेश्चन भी रट लेती थी, और है ना एग्जैक्टली एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता था तो वो बिल्कुल अच्छे से लिख के भी आते थे और उसको अच्छे मार्क्स भी मिल जाते थे। तो उस लेवल पे उसकी रट्टाफिकेशन की क्वालिटी उसके अंदर थी, सोचिए, ठीक है ना। तो उस, लेकिन समझ में, उससे पूछते फॉर्मूला कौन सा लगा, आंसर कैसे है, क्या पता, आंसर लिख दिया, नंबर आ गए, और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं बनना है, रट्टाफिकेशन करके कोई आपके अंदर लर्निंग नहीं होगी, ठीक है ना। बात समझ आई? तो रट करके कुछ पढ़ने से सीखना नहीं होता है, ठीक है। बच्चे जो होते हैं स्वाभाविक रूप से उत्सुक होते हैं सीखने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइक सारे बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन सारे के सारे बच्चों में अलग अलग तरीके, जिस चीज में उनका पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है वो सीखने में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम ऑटोमेटिकली कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन बात अलग, ये बात अलग हो जाती है कि किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट है, लाइक किसी का स्विमिंग में इंटरेस्ट है तो वो स्विमिंग से रिलेटेड चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा, वहां सीखेगा। अगर किसी बच्चे का मैथ में बहुत इंटरेस्ट है तो मैथ को देख करके मैथ में इंटरेस्ट लेगा और वहां ज्यादा सीखने की कोशिश करेगा। अगर किसी का कुकिंग में इंटरेस्ट है तो कुकिंग के जितने भी चीजें उसको सीखने में इंटरेस्ट लेगी, ठीक है ना। तो वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जनरेट होगा, मतलब ऑटोमेटिकली आप सीखेंगे, उत्सुक रहेंगे, किसके लिए? जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा। तो जो लर्निंग है उसके लिए हम सब ऑटोमेटिकली क्या रहते हैं? उत्सुक रहते हैं, ठीक है। उत्सुक रहते हैं मतलब एक्साइटेड रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं कि हाँ यार सीखना है। दैट, चलिए आगे चलते हैं। आगे की बात है,
अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। सामाजिक मतलब क्या हो गया? सोशल प्रोसेस। अधिगम क्या है? लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि हम सब कहाँ सीखते हैं? समाज से सीखते हैं, समाज में सीखते हैं, ठीक है ना। हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन ये जब हम आंखें खोलते हैं, जब बच्चा आंखें खोलता है तो सबसे पहले जो उनका इंटरेक्शन होता है उसकी माँ से होता है, मदर से होता है, फिर पिता से होता है। तो यहीं से उसके सोशलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो अपने माता पिता से सीखता है, मम्मी पापा सिखाते हैं किसी न किसी तरीके से, बोलना सिखाते हैं, हंसना सिखाते हैं, रोना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, ठीक है। फिर स्कूल में भेजते हैं, वहाँ वो टीचर से सीखता है, ठीक है। टीचर के बाद में वो अपने दोस्तों के साथ में सीखता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ता है, नए नए लोग जीवन में मिलते हैं, उनसे अलग अलग तरीके की चीजें सीखता है। तो सीखना टोटली एक सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। समाज से सीखते हैं। डन, ओके, डन। चलिए अगला लिखेंगे, अधिगम अनुकूलन की प्रक्रिया भी है। एडेप्टेशन की प्रक्रिया। एडेप्ट करना मतलब क्या होता है? एडेप्ट करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि वी आर इंडियंस, हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया के डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो करते हैं, जिस भी जगह से हम बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया की खूबसूरती है। लेकिन आपको किसी वजह से, काम की वजह से या किसी वजह से थोड़े टाइम के लिए लाइक किसी और कंट्री में जाना पड़े, लाइक अगर आप ऑस्ट्रेलिया गए, ठीक है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे थोड़े टाइम के लिए रहने के लिए, तो पहले आप देखेंगे कि वहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती है, वहाँ पे बस किस तरह से मिलती है, वहाँ पे किस तरह से ट्रेवल करते हैं लोग, रहते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वहाँ पे। और देखने के बाद क्या करेंगे? वहाँ पे सीखेंगे। और सीखने के बाद अगर हमको वहाँ पे रहना है थोड़े वक्त के लिए, लाइक महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए अगर हमको वहाँ रुकना है, तो हमने क्या किया कि वहाँ पे जो लोग जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, उठते बैठते हैं, ठीक है, वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन है थोड़े टाइम के लिए हमने सीखे। और सीखने के बाद क्या किया? अडेप्ट कर लिया। अब हम वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। लाइक अगर कहीं और से कोई इंसान हमारे देश में भी आएगा तो उसको हमें सर्टेन हमारे यहाँ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब सीख के अडेप्ट करने पड़ेंगे। अडेप्ट करना मतलब अंदर लेकर के आना। तो सीखना एक तरह से अडेप्ट करना भी है। अडेप्ट करना मतलब क्या हो गया? अनुकूल बना लेना अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम। सीखना जो है, अधिगम जो है, वो सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। मतलब जो लर्निंग है वो आपकी कैसी प्रोसेस है? पूरी की पूरी यूनिवर्सल है। कैसे? कैसे सार्वभौमिक है? सार्वभौमिक ये है, यूनिवर्सल होने का मतलब है कि कोई भी बच्चा, वो चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, वो दुनिया के किसी भी कोने पे हो, हर एक इंसान कहीं पे भी कभी भी किसी भी तरीके से कुछ भी सीख सकता है, ठीक है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि यहाँ यहाँ पे जो बच्चा है, 5 साल की उम्र का जो बच्चा है जो इंडिया में रह रहा है, वो बस यहीं पे सीख सकता है, इसके अलावा अगर उसको किसी और कंट्री में भेज देंगे तो सीख नहीं पाएगा, या किसी और कंट्री का बच्चा हमारे यहाँ आएगा तो सीख नहीं पाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीखना क्या है? एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक होने का मतलब है कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी इंसान किसी भी तरीके से कैसे भी कभी भी सीख सकता है, ठीक है। तो लर्निंग कैसे हो गई? यूनिवर्सल हो गई, ठीक है। बात समझ आई? आगे बात करेंगे। आगे की बात जब हम करेंगे तो है, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, अभी हमने बात की थी इसके बारे में कि मेंटल प्रोसेस है ना। मेंटल प्रोसेस होना मतलब कि दिमाग की प्रोसेस है, मस्तिष्क से सारा काम होता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल आप अभी ये वीडियो देख करके कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो वो सब काम कहाँ से संचालित हो रहा है, कहाँ से चल रहा है, कौन प्रोसेस कर रहा है? दिमाग प्रोसेस कर रहा है, माइंड प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। तो और यहाँ से आप सीख रहे हैं, लिख रहे हैं, सारी चीजें को समझ रहे हैं। तो ये सीखना जो है ना, वो क्या है? एक तरह से मेंटल प्रोसेस है, दिमाग की प्रक्रिया है, मस्तिष्क की प्रक्रिया है, ठीक है। हम जो कुछ भी सीखते हैं उसमें माइंड सबसे एसेंशियल होता है, दिमाग या मस्तिष्क सबसे मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। बात समझ आई? आपकी जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी, जितना आप मेंटली फोकस करेंगे, उतना जल्दी आप चीजों को सीख जाएंगे। तो याद रखिएगा, सीखना जो है, अधिगम जो है, लर्निंग जो है, वो एक मेंटल प्रोसेस भी है। आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ जब हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें लर्निंग की एक्टिव एंगेजमेंट की जरूरत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का मतलब क्या होता है? मुझे एक बात बताइए कि क्या सीखना वास्तव में आसान है?
अगर अभी आपको बोला जाए कुछ नई स्किल सीखना है आपको, फॉर एग्जाम्पल कि आपको सीटेट क्लियर करना है, तो ठीक है, और अभी आपको सब्जेक्ट का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर हमको सीटेट क्लियर करना है तो हमको पता है कि हमको सारे सब्जेक्ट को अच्छे से सीखना पड़ेगा, सीडीपी अच्छे से सीखनी पड़ेगी, पेडागोजी अच्छे से सीखना पड़ेगी, हालांकि हमने पहले ये चीजें पढ़ नहीं रखी है, ठीक है ना। तो फिर आप जब हम उसको पढ़ने जाएंगे, वीडियोस देखेंगे, ठीक है, जैसे आप स्वामी विवेकानंद के चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप वीडियो देखेंगे, ठीक है, और आप वीडियो देख रहे हैं उसके साथ में आपने कुछ किताबें पढ़ी, अपने नोट्स बनाए, तो स्टार्ट करेंगे तो एकदम समझ नहीं आती चीजें, ठीक है, धीरे धीरे बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू होता है, ठीक है ना, चीजें किस तरह से जा रही है, किस तरह से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो सीखना जो है वो एकदम से आसान प्रक्रिया नहीं होती, वो एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। और फिर धीरे 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 जब आप बहुत एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो तब आप इतना सीख जाएंगे कि आप इजीली एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में सीखना जो है वो एक जटिल प्रक्रिया है। ये तो मैंने इसके संदर्भ में बात की। इसके अलावा अगर कोई स्किल सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, स्किल सीखने के लिए फॉर एग्जाम्पल आप याद कीजिए, आप बचपन में साइकिल चलाना सीखे थे, ठीक है, तो साइकिल चलाना पहली बार याद कीजिए कितना डर लगता था उसको पकड़ने में, साइकिल को, और ऐसे ऐसे होते थे, कितनी बार गिरे होंगे आप, है ना। तो इतनी आसानी से तो साइकिल चलाना नहीं सीखे होंगे ना, बहुत बार गिरे होंगे, बहुत बार चोट लगी होगी यहाँ पे, है ना, लगते थे ना जब साइकिल चलाना सीखे। तो हम लोगों ने तो ऐसे ही सीखी थी। आप लोग बताइएगा आप लोगों ने कैसे सीखी, याद कीजिएगा, है ना। तो साइकिल चलाना सीखे तो फिर है ना बहुत बार गिरे, उठे, और सीखने लास्ट पे जाकर के फिर क्या हुआ था कि एक टाइम ऐसा हो गया था कि आप साइकिल चलाने में इतने माहिर हो गए थे कि ऐसे और सब तरफ दौड़ा लेते थे, ठीक है ना। तो कोई भी चीज जो है सीखना जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, एकदम आसानी से समझ नहीं आती है, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है कि एक एक्टिव एंगेजमेंट की जरूरत होती है सीखने वाले की। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप पढ़ रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे वीडियो आपने वीडियो चला करके साइड में रख दिया कि हाँ चलो कान में आवाज जा रही है, और उसके बाद में आप कुछ और काम करने लगे, आपका उतना इंगेजमेंट नहीं है, पूरा ध्यान से पूरे फोकस से नहीं सीख रहे, तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, आप सीख नहीं पाएंगे, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो लर्निंग के लिए जो है स्टूडेंट का एक्टिव एंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, या लर्नर का बहुत ज्यादा एक्टिव एंगेजमेंट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। तो जब भी कुछ सीखना होता है तो उसमें लर्नर का सहभागी होना, पूरी तरीके से एक्टिव होकर सक्रिय रूप से पार्ट लेना बहुत जरूरी होता है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि है ना लर्निंग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसमें देखते हैं टीचर के लिए कौन कौन से है। इस चीज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है कि जो लर्निंग को चीजें अफेक्ट कर रही है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग में लर्नर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें उसको प्रभावित करती है। लर्नर के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो उसकी लर्निंग को प्रभावित करेगी, ठीक है। चाहे जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो उसको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है उसकी लर्निंग को, ठीक है। तो नंबर 1 आता है इसमें मोटिवेशन, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर बच्चा, मैं सारी बातें आपको एक बच्चे के पर्सपेक्टिव में, स्टूडेंट जो छोटे बच्चे हैं उनके पर्सपेक्टिव में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट है अगर वो मोटिवेटेड नहीं है कुछ सीखने के लिए, उसके अंदर से ही नहीं आ रहा है कि उसको सीखना है, एंथुसिज्म नहीं है, अभिप्रेरणा नहीं है, ठीक है, आया क्लास में, घर से डांट पड़ी है या मार पड़ी है, तो आप उसको कितना भी अच्छे से वहां पे समझाएंगे, चैप्टर कितना भी अच्छे से कर देंगे, वो मोटिवेटेड ही नहीं है, वो बहुत डिसकॉन्फिडेंट हो रहा है क्योंकि घर पे डांट पड़ी है, मार पड़ी है, तो आप कितना भी उसको चाह लो कि अच्छा पढ़ा दो कि सीख जाए तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी उसका मोटिवेशन कैसे है, डाउन है, ठीक है। तो जब मोटिवेशन डाउन होता है, अभिप्रेरणा डाउन होती है, तो सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है, लर्निंग उतनी इफेक्टिवली नहीं हो पाती। तो मोटिवेशन अगर हाई होगा तो लर्निंग भी हाई होगी, और अगर मोटिवेशन लो होगा तो लर्निंग भी लो होगी। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगली बात करते हैं हेरिडिटी एंड आईक्यू। डेफिनेटली अगर जिन बच्चों के माता पिता का आईक्यू अगर बहुत तेज है तो उनके बच्चों का भी आईक्यू बहुत तेज होता है नॉर्मली, और जिन बच्चों के माता पिता का आईक्यू उतना अच्छा नहीं होता है तो बच्चों का भी आईक्यू उतना अच्छा नहीं होता है। तो आईक्यू के ऊपर लर्निंग की बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है। और हेरिडिटी इसी तरह से जो माँ बाप से बच्चों को क्वालिटी मिली होती है, ठीक है, सर्टेन चीजों की, जैसे आईक्यू हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गई, है ना, हाइट हो गई,
लेंथ हो गई, तो बहुत सारी चीजें वो अपने माँ बाप से हेरिडिटी में लेता है, ठीक है ना, समझ, एनवायरनमेंट, क्लियर। तो बहुत सारी चीजें जो वो हेरिडिटी में लेता है, वो हेरिडिटी क्या करती है, बच्चे की लर्निंग को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे आईक्यू प्रभावित करेगा, ठीक है, उस बच्चे की हेल्थ, ठीक है, अगर माता पिता को अगर कोई हेल्थ इश्यूज रहे होंगे तो बच्चे में भी हेरिडिटी के थ्रू वो हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो उस हेल्थ इश्यूज की वजह से बच्चा सीख नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली लर्निंग को ये सब चीजें प्रभावित करती है। आई होप ये पॉइंट समझ आया होगा। अगली बात करते हैं, परिपक्वता, मेच्योरिटी। अगेन मेच्योरिटी का मतलब ये है कि जो बच्चा अगर पहले से बहुत समझदार है, ठीक है, ये आप इसको इस तरह से ले सकते हैं कि अगर कोई बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है तो वो 1st से 4th ऑलरेडी पढ़ के आया हुआ है, ठीक है। अगर उसने 1st से 4th की मैथ अच्छे से पढ़ रखी है तो अब वो 5th की मैथ पढ़ेगा तो उसको बहुत जल्दी समझ आएगा, क्योंकि उसकी मेच्योरिटी का लेवल मैथ सब्जेक्ट के हिसाब से बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि उसने बहुत सारा पढ़ रखा है। लेकिन वही ऐसा कोई बच्चा है जिसने उतना अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, 1st से 4th की मैथ उतने अच्छे से नहीं पढ़ रखी, मतलब उसकी समझ या उसकी परिपक्वता उस विषय सब्जेक्ट विशेष को लेकर के इतनी समझ डेवलप नहीं हुई होती है, तो वो थोड़ा धीरे सीखेगा, बजाय इसके कि जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से पहले से सीख रहा है। तो जो बच्चा मेच्योर होता है, पहले से समझदार होता है, ठीक है, तो वो जल्दी सीखता है एज कम्पेयर टू कि जिसकी मेच्योरिटी का लेवल उतना नहीं होता है, ठीक है। तो हाई मेच्योर लोग जल्दी सीखते हैं, जिनकी मेच्योरिटी कम होती है उनको सीखने में थोड़ी देर लगती है। तो मेच्योरिटी भी क्या करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। आई होप यहाँ तक समझ में आई होगी बात। अब चलते हैं अगले कदम की तरफ। अगला क्या है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिक्षमता। फॉर एग्जाम्पल, अब एप्टीट्यूड जैसे हम सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, सीटेट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग भी एक एप्टीट्यूड डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा एप्टीट्यूड डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, टीचर बनने का, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो सीडीपी है, पेडागोजी है, बेसिकली ये चेक क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आपके अंदर कितना टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो कितना स्किल्ड है, ठीक है, कितना अच्छे से आपको आता है एप्टीट्यूड, मतलब कि जो पढ़ाने की स्किल है वो आपके अंदर कितने अच्छे से डेवलप हुई है, उसी का परीक्षण क्या करता है, सीटेट एग्जाम करता है। बात समझ आ रही है। उसी तरह से बच्चे के एप्टीट्यूड पे भी, अगर बच्चा कोई चीज पहले से सीखा हुआ होगा, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज में ऑलरेडी अच्छा होगा, तो वो काम और अच्छे से कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स ने उसको बचपन से ही एक पर्टिकुलर गेम खिलाना शुरू कर दिया होगा, तो अगर उसका स्कूल में आने के बाद में, अगर उसका उस जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है और उसके पेरेंट्स उसके क्रिकेट खेलने को लेकर के बहुत ज्यादा अवेयर है, तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को क्रिकेट के एनवायरनमेंट में डाला, और क्रिकेट के एनवायरनमेंट में डालने के बाद उसके अंदर थोड़ी थोड़ी एप्टीट्यूड डेवलप किया। किस चीज का, किस चीज के लिए डेवलप किया, क्रिकेट को समझने के लिए, कि किस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, क्या होता है, कैसे बैट पकड़ते हैं, कैसे बॉल होती है, ठीक है, ये सारी चीजें उसने धीरे धीरे बचपन से सीखना शुरू किया। अब क्या होगा, अगर वो किसी एकेडमी में ज्वाइन करेगा, ठीक है, या फिर किसी बड़े मतलब किसी टेस्ट के लिए जाएगा, उसका ट्रायल होगा, ठीक है, तो उस ट्रायल में वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, चूंकि उसका एप्टीट्यूड अच्छा हो चुका है, तो वो वहां पे जाकर के अच्छा परफॉर्म करेगा। तो एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट योर स्किल्स, कि अगर किसी की स्किल पहले से बहुत अच्छी होगी तो वो आगे आने वाली चीजों को बहुत जल्दी अच्छे से सीख जाएगा। लाइक अगर क्रिकेट में उस बच्चे ने एक अच्छा लेवल पहले से अचीव कर रखा होगा, उसका एप्टीट्यूड ऑलरेडी अच्छा होगा, तो वो क्रिकेट की किसी और एकेडमी में जाएगा तो वहां पे वो और अच्छे से जल्दी ग्रैब कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी का एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है तो वो उस चीज को बहुत धीरे धीरे सीखेगा, ठीक है। तो एप्टीट्यूड डेवलप होना बहुत मस्ट है लर्निंग के लिए। लर्निंग में एप्टीट्यूड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर एप्टीट्यूड अच्छा होगा तो जल्दी सीख जाएंगे, एप्टीट्यूड अच्छा नहीं होता है तो थोड़ा धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह एप्टीट्यूड भी क्या करता है, लर्निंग को प्रभावित करता है। अगली बात करेंगे, फटीग। फटीग का आप खुद के ऊपर भी देख लीजिए, जैसे आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा थके हुए होंगे ना, तो आप पढ़ेंगे तो सही, सीखेंगे सही, लेकिन आपकी जो लर्निंग है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा थका हुआ है ना किसी भी काम से, या गेम्स खेल करके आया है, या कुछ और काम करने की वजह से अगर वो थक गया है ना, तो वो सीख नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से पूरी उसकी एनर्जी क्या हो चुकी होगी, लूज हो चुकी होगी। इसलिए जब फटीग होती है तो लर्निंग बहुत धीमी होती है। तो थका हुआ बच्चा हो तो उसको उस टाइम पे सिखाना नहीं है, ठीक है। हम खुद भी अगर थके हुए होते हैं तो हम कोई भी चीज सीखने को प्रेफर नहीं करते, और या सीखेंगे तो भी
सीख नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेटली थकान क्या करती है, लर्निंग को अधिगम को प्रभावित करती है। आई होप यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब जब आगे की ओर बात करेंगे तो आगे आपका है पर्सनल फैक्टर्स, व्यक्तिगत फैक्टर्स भी होते हैं। किस तरह से आपके व्यक्तिगत कारक भी सीखने को बहुत प्रभावित करते हैं। किस तरह से, जैसे एक बच्चे का एग्जाम्पल लीजिए जिसमें बच्चे के लेट्स सपोज कि उस बच्चे के पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। तो अब जब बच्चे के पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, तो बच्चा इमोशनली थोड़ा सा क्या है, डिस्टर्ब है, ठीक है। अब ये उसका पर्सनल रीजन है, ठीक है। बात समझ आए कि उसके पास में पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, तो ये पर्सनल रीजन हुआ ना, ठीक है, क्लियर। तो लेकिन ये पर्सनल रीजन जो है, अब वो स्कूल में जाता है तो उसको उतना अच्छा मन नहीं लगता है स्कूल में, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि वो इमोशनली बहुत डैमेज है पर्सनल रीजन की वजह से, क्योंकि उसके पास में क्या नहीं है, पेरेंट्स नहीं है। या फिर कोई बच्चा है उसका न्यूट्रिशन घर पे अच्छा नहीं होता है, ठीक है, तो अगर स्कूल में पढ़ने आएगा तो आप जो कुछ भी उसको सिखाएंगे तो सीख नहीं पाएगा, ठीक है। तो पर्सनल फैक्टर भी लर्निंग को क्या करते हैं, बहुत प्रभावित करते हैं। अगली बात करेंगे फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जो आपकी फिजिकल और मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा लर्निंग को प्रभावित करता है। डेफिनेटली अगर कोई बीमार होगा, कोई बच्चा किसी बीमारी से जूझ रहा है, बीमार है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली सीख तो नहीं पाएगा, क्योंकि बीमार में क्या होता है, आपका शरीर कमजोर हो जाता है, मेंटल प्रोसेस पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे लर्निंग नहीं हो पाती। तो आपका फिजिकल हेल्थ मतलब बच्चे की फिजिकल हेल्थ जो है, शारीरिक स्वास्थ्य और दिमागी स्वास्थ्य का मतलब ये है कि बच्चे को कोई डिसऑर्डर नहीं हो, मेंटल डिसऑर्डर, या बच्चे की जो इमोशनल अपब्रिंगिंग हुई है वो बहुत अच्छी होना चाहिए, ताकि वो सोचने समझने को सही दिशा में ले जा सके। तो अगर बच्चा अच्छे से सोचता है, अच्छे से समझता है, मेंटल कंडीशन ठीक है, फिजिकली फिट है, कोई बीमार नहीं है, तो बच्चा बहुत अच्छे से सीखेगा। रादर देन कि अगर वो बीमार हुआ, ठीक है, उसकी क्या हुआ, मेंटल प्रोसेस गड़बड़ है, ठीक है, या फिर कुछ उसको डिसऑर्डर है, तो जैसे ऑटिज्म हो गया आपका, है ना, डिसलेक्सिया हो गया, तो अगर इस तरह के कुछ डिसऑर्डर है तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो डेफिनेटली फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है उसका लर्निंग पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ जब हम बात करेंगे तो है इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल ये वही वाली बात हो गई कि अगर कोई बच्चा है, अगर उसका गेम्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो अगर आप उसको ले जाकर के क्लास में बिठाओगे और आप उसको कितना भी अच्छे से पढ़ाओगे, मैथ पढ़ाओगे, ईवीएस पढ़ाओगे, हिंदी पढ़ा रहे हो, इंग्लिश पढ़ा रहे हो, आप उसको कितना भी अच्छे से सिखा दो, बच्चे का अगर इंटरेस्ट पढ़ने में उस लेवल पे नहीं है जितना होना चाहिए, तो बच्चा नहीं पढ़ेगा, नहीं सीखेगा। लेकिन वहीं अगर आप उसको गेम्स में लेके जाओगे, चूंकि उसका इंटरेस्ट है, तो वो बहुत अच्छे से सीखेगा, पूरे मन से सीखेगा, वहां पे हर एक गेम की जो स्किल है उसको प्रैक्टिस करेगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। तो जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उसमें सीखने का मन करता है, और जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता है वहां पे सीखने की प्रक्रिया, अधिगम की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो डेफिनेटली इंटरेस्ट जो है वो एक मोस्ट एसेंशियल रोल प्ले करता है लर्निंग प्रोसेस में। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब आगे चलते हैं। एटीट्यूड, विलिंगनेस टू लर्न और एस्पिरेशन लेवल, ठीक है। एटीट्यूड मतलब कि बच्चे का एटीट्यूड क्या है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ या पर्टिकुलर कंडीशन पे, उस पे भी क्या होता है कि अधिगम बहुत हद तक निर्भर करता है। अगर बच्चे का एटीट्यूड या सीखने वाला है, कि क्यूरियोसिटी वाला है कि नहीं ये काम तो करना ही करना है, ये तो सीखना ही सीखना है, कितना भी डिफिकल्ट है मैं सीख के रहूंगा, तो अब वहां पे आप उसको जो भी सिखाओगे मन लगा के सीखेगा। लेकिन अगर एटीट्यूड में है कि क्या ही सीखे, कोई जरूरी नहीं है, ये वाला सब्जेक्ट तो आता ही नहीं है, यहाँ से तो क्वेश्चन आते ही नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो जब यहाँ से आते ही नहीं है तो क्या ही सीखे, तो इस तरह का अगर उसका एटीट्यूड थोड़ा सा रूड होगा तो नहीं सीखेगा। और एटीट्यूड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, या एटीट्यूड थोड़ा सा होगा कि नहीं करना है, पढ़ना है, कुछ करना है लाइफ में, इस तरह का एटीट्यूड हुआ, प्रवृत्ति उस टाइप की हुई, तो बच्चा जरूर सीखेगा, ठीक है। हम लोग भी ऐसे होते हैं, जिस चीज में हमारा एटीट्यूड होता है डू एंड डाई वाला कि करना है या फिर मरना है, तो फिर हम वहाँ पे हर हाल में सीखते हैं। और अगर हमारे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं, भले वो कितना भी इजी हो, कितना भी महत्वपूर्ण है। बात समझ आई। तो एटीट्यूड लर्निंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद होती है विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब ये है कि आपका कोई काम सीखने की इच्छा भी है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सीटेट पढ़ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम है, क्योंकि आप टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन एक उस बच्चे के बारे में या उस स्टूडेंट के बारे में सोचिए जिसका टीचर बनने में ही इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सीटेट की क्लासेस या सीटेट का पढ़ के या करके क्या ही करेगा, कितना भी अच्छा कर ले। बात समझ आ रही है। तो आप लोगों को याद रखना है कि सीटेट मतलब कि जो जिस काम में अगर इच्छा है
तो वो काम बहुत अच्छे से सीखा जाएगा। लेकिन जिस काम में इच्छा नहीं है, मन नहीं है, तो वो नहीं सीखा जाएगा। तो विलिंगनेस वैल्यू रखती है। इसके बाद में लास्ट वाला है आपका एस्पिरेशन लेवल। महत्वाकांक्षा भी इसमें बहुत बड़ी रोल प्ले करती है कि आप अपने जीवन में अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बनना चाहते हो बहुत बड़े अच्छे अच्छे लेवल के टीचर बनना चाहते हैं सीटेट क्वालिफाई करने के लिए, तो ये आपकी महत्वाकांक्षा है कि मुझे एक अच्छे सेंट्रल स्कूल में, केवीएस में या एनवीएस में एक अच्छा टीचर बनना है। तो आपकी क्या है, ये महत्वाकांक्षा है। महत्वाकांक्षा आपसे क्या करवा रही है, आपसे पढ़ाई करवा रही है। आप पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट सीख रहे हैं, अलग अलग तरीके से पेडागोजी सीख रहे हैं, ठीक है। तो महत्वाकांक्षा डेफिनेटली क्या करती है, लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती है। आई होप आपको अभी तक का जितना बड़ा है समझ आया। इसके आगे आगे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, सीखते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप हार्ड वर्किंग।